वैक्सीन को लेके एकदम भय मत रखिए। वैक्सीन का जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, जहाँ भी मिल रही है, उसको तुरंत जाके लगाएं, क्योंकि वैक्सीन के बाद जो गंभीरता है बीमारी की बहुत कम हो गई है। इसलिए पूरे दुनिया से ये डेटा आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। हमारे साथ आज गोरखपुर से जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सुरहिता करीम। एक डॉक्टर होने के नाते इन्होंने कोविड पैंडेमिक में लोगों की काफ़ी ज़्यादा सेवा की और कांग्रेस पार्टी की ये लीडर भी हैं। तो सीधे हम जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या इनके विचार हैं जनता के प्रति और आगे ये क्या करना चाहती हैं जनता के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मैम आपका द पॉइंट मीडिया पर। थैंक यू। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोविड पैंडेमिक का दौर था और काफ़ी जहाँ पर डॉक्टर लोग मरीजों को देखने से कतरा रहे थे, ऐसे में कितनी चुनौतियाँ आई सबसे पहले आपके लिए? देखिए, जब से पिछले साल फरवरी से ये हम लोगों ने जाना, जनवरी से ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और बल्कि फरवरी में ही राहुल जी ने ट्वीट करके आगाह भी किया था कोरोना के बारे में। तो हम लोग उसी समय से थोड़े बहुत अपने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिए थे और जब कोरोना का पहला दूसरा मरीज़ आने लगा शहर के अंदर, ये शुरुआत हो गई कि मरीज़ आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए जिसमें कि WHO की टीम भी थी यहाँ पे और उन लोगों ने हम लोगों को जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, मास्क ठीक से पहनना, फिर PPE किट पहनना, उसको उतारना, कैसे उसको डिस्पोज़ करना, ये सब की ट्रेनिंग हम लोगों की। लेकिन उसमें भी बहुत कम लोग उसमें ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। सब अस्पतालों में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। हमारा हॉस्पिटल एक पहला हॉस्पिटल था जहां हम लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड भी की और उसके बाद CMO साहब से मिल के हमने उनको समझा कि अगर आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और हेल्थ वर्कर्स की हम लोग ट्रेनिंग कर भी सकते हैं। तो उसकी स्वीकृति मिलने के बाद हम लोगों ने काफ़ी प्राइवेट क्लिनिक के स्टाफ को और डॉक्टर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी, कैसे सैनिटाइज़र बनाना है, कैसे छिड़काव करवाना है, अपनी क्लिनिक की जो सफाई, सरफेस क्लीनिंग, हैंड वॉशिंग, PPE किट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ उसको फेंकना है, कैसे उसको वेस्ट को ख़त्म करना है, इन सब की ट्रेनिंग्स हुई। जब मरीज़ आने लगे उस समय पिछले वेव में थोड़े मरीज़ कम थे, लेकिन तब भी कमिश्नर के यहाँ साथ जब भी प्राइवेट डॉक्टर्स की मीटिंग होती रही और DM के साथ भी मीटिंग हुई, बड़ी अफसोस की बात है सरकार की तरफ से कोई इसमें एक नीति नहीं थी जी। एक विज़न नहीं था। कई बार हम लोगों ने इस बात को कहा, मैंने स्वयं भी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत पुरानी वासिंदा हूँ, हम लोग 35-40 साल से अस्पताल चला रहे हैं और चूँकि हम लोगों के डॉक्टर्स ग्रुप में ये सब बातें आ रही थी, हम लोगों ने सुझाव दिया था कि एक कोविड टास्क फोर्स शहर के हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन उस समय सारा डिसीजन, चाहे वो रेड जोन, ब्लू जोन, ग्रीन जोन का हो, वो सब केंद्र से हो रहा था। मतलब आज की तारीख में हम सोच के देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी भारी गलतियाँ हुई हैं कि जो चीज़ें हमारा लोकल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, उस चीज़ की जानकारी को वहाँ पे ना तवज्जो देके उसको केंद्र से, दिल्ली से बैठ के उन्होंने संचालित किया। नहीं कंट्रोल हुआ, कोरोना फैला, कोरोना में बहुत लोगों की जानें गईं। सब डॉक्टर्स ने भी उसमें बहुत सारे, पहले वेव में हमारे स्वयं अपने अस्पताल के बहुत ही हमारे प्रिय डॉक्टर थे, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव फिजिशियन थे जी। और बहुत जी जान लगा के उन्होंने बहुत मरीज़ों को देखा भी, उनको सेवा भी की, लेकिन उसी में वो इफ़ेक्ट हो गए। फिर उनको हम लोग नहीं बचा पाए, दिल्ली तक जाके इलाज हुआ, वेंटिलेटर पे रहे 10-15 दिन, डेथ हो गई फिर। और इस बार फिर उसके बावजूद उस समय हम लोगों ने कहा था कि एम्स यहाँ पे तैयार है, एम्स की OPD चालू हो चुकी थी। ये सुझाव दिया गया कि अगर बेड्स कम हैं तो आप एम्स में 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन दौड़ा के आप बेड्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस सुझाव पे पता नहीं क्यों, क्योंकि हम तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, हम लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन DM, कमिश्नर, CMO, पूरी स्वास्थ्य अमला, यहाँ का CM सिटी होते हुए उस एम्स को नहीं खोला गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल, पैनेशिया हॉस्पिटल को IMA को कहा गया, दबाव डाला गया कि पैनेशिया को आप लोग चलाइए। तो सारे डॉक्टर्स चूँकि कोरोना से उस समय डर रहे थे, वैक्सीन नहीं थी, तो फिर पैनेशिया हॉस्पिटल को चालू किया गया। और बाद में ये हमें कहते हुए अच्छा लग रहा है, पैनेशिया की वजह से बहुत लोगों की जान बची जी। क्योंकि जो तरीके से इसको टैकल करना चाहिए था पैंडेमिक को,
ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। जब HIV और एड्स शुरू हुआ था वो भी एक पेंडेमिक की तरह से ही आया था। उसके बारे में बहुत सारी जागरूकताएं हुई थी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स अगर हर चीज़ में घुस जाएगी हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो कभी भी हम लोग उससे उबर नहीं पाएंगे और जनता ऐसे ही मरेगी। ये जैसा ही आपने कहा कि लापरवाहियाँ हुई सरकार के द्वारा और पॉलिटिक्स को पेंडेमिक या किसी स्वास्थ्य विभाग में नहीं आना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मरीजों की, उनके परिजनों की जो व्यथा थी वो सभी लोग सुना रहे थे। किसी डॉक्टर से ये नहीं पूछा गया कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी डॉक्टर्स को इसको हैंडल करने में, या पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को देखने में उस समय कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, नॉर्मल पेशेंट हमारे पास मरीज आता है, वो गांव से भी आता है, शहर से भी आता है, अच्छे क्लास का भी होता है और बहुत गरीब तबके का भी होता है। हर किस्म का मरीज़ हम लोगों के पास आता है, क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं, पुराना हमारा हॉस्पिटल है, तो हमारे यहाँ सब किस्म के मरीज़। शुरुआत में जब हम लोग बोलते थे कि आप लोगों को ये लक्षण है, आप टेस्ट करा लीजिए, तो कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता था। ये सही बात है कि टेस्ट से लोग भाग रहे थे, लेकिन उसके बाद जब केसेस ऐसे थे जिसमें टेस्ट होना ज़रूरी था, हमको अपने को बचाना है, अपने स्टाफ को बचाना है, उस समय भी सरकार में टेस्ट की सुविधाएं नहीं थी। न तो एयरपोर्ट पे टेस्ट हुए, न तो कहीं किसी पब्लिक जगहों पे टेस्ट हुए। पब्लिक घूमती रही और टेस्टिंग थी नहीं, और टेस्ट के लिए लोगों ने 6-6, 7-7 दिन इंतज़ार करके दम तोड़ा, क्योंकि टेस्ट की मशीनें नहीं थी, मशीनों पे GST बहुत ज़्यादा थी। हम स्वयं टेस्ट की मशीन ख़रीदना चाहते थे, लेकिन नहीं ख़रीद पा रहे थे, क्योंकि इतनी महंगी मशीनों को कैसे हम लोग ख़रीद पाते हैं। अचानक आप 30-40 लाख की मशीन अचानक ऐसे कैसे ख़रीद लेंगे। मजबूरी में हम लोगों ने फिर मरीज़ भर्ती करने शुरू किए, जब हम लोगों को लगा कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग कोविड के लिए गियर्ड अप नहीं है, हमारे यहाँ फिजिशियन की डेथ हो चुकी थी। उसके बावजूद जब दूसरी लहर आई, तो हम लोगों ने, जब फिर CMO साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आप लोग भी बेड दीजिए, तो हमने एक जन सेवा के भाव से अपने हॉस्पिटल के एक फ्लोर में करीब 15 बेड हमने उनको अलॉट किए फॉर कोविड मैनेजमेंट। और उसके बाद कई हॉस्पिटल्स ने ऐसे किए, जिसकी वजह से इनके पास 250-300 बेड प्राइवेट सेक्टर में इनके पास उपलब्ध हुए। अगेन आप मिस मैनेजमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। ज़रूर उस समय सेकेंड वेव एकदम से अचानक से आया था, लेकिन जो 1 साल का तैयारी का समय था, उसमें स्वास्थ्य विभाग ने, हमारे CM ने, हमारे PM ने कुछ भी नहीं किया। हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार के प्रदेश में रहते हैं। हमें ये महसूस नहीं हुआ। हमको अगर ये महसूस होता तो फिर हमारे यहाँ इतनी, गोरखपुर में इतने 15 डॉक्टरों की डेथ नहीं होती। लॉकडाउन जब किया गया, लगातार किए जा रहे थे लॉकडाउन में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या प्रभाव रहा लॉकडाउन का। लॉकडाउन ने चुनौतियों को बढ़ाया या घटाया? देखिए, जो पेंडेमिक में लॉकडाउन जो होता है वो एक हथियार होता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि आप जनता, चूँकि ये ऐसा पेंडेमिक था जिसमें जितना लोग एक दूसरे से मिलते उतना वो फैलती बीमारी। लॉकडाउन का अर्थ ये था, जो दूसरे देशों ने किया लॉकडाउन, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे UK हो, लॉकडाउन का मतलब है कि जब लोगों को आप घर में बंद रखते हैं, उनका रोज़गार बंद हो जाता है, वो घरों में बंद कैद हैं, उस बीच में स्वास्थ्य महकमे को सबसे ज़्यादा एक्टिव होके अपनी बेड्स की संख्या को बढ़ाना है, ऑक्सीजन की इंतज़ाम करना है, दवाइयों का इंतज़ाम करना है, उसके बाद पब्लिक को सड़क पे आने की इजाज़त देनी है और टीका की तैयारी करनी है। इन चारों चीज़ों को हमारी सरकार ने नहीं किया। न तो बेड की प्रॉपर इंतज़ाम हुआ, एम्स तैयार होने के बावजूद, इतने बड़ा मेडिकल कॉलेज, योगी जी का अपने 2 अस्पताल तैयार होने के बावजूद कोई तैयारी नहीं, कोई किसी को बेड अलॉटमेंट नहीं, इन बेड्स को लिया ही नहीं गया, गिनती में ही नहीं लिया गया। अब आप बताइए, 400 बेड अगर आप इस तरह से छोड़ देंगे तो मरीज़ तो दर दर भटकेगा ना। बिल्कुल। तो तैयारी, लॉकडाउन से पब्लिक परेशान हुई, लेकिन लॉकडाउन के समय जो काम करने थे सरकार को, टीका का व्यवस्था करना था, दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ही नगण्य रही, अप टू द मार्क नहीं रही। जो एक्सपर्ट्स की राय थी उस राय को नहीं सुना गया, एक्सपर्ट्स कमेटी नहीं बनाई गई। आपको हैरानी होगी, पता नहीं, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि यूपी का जो कोविड टास्क फोर्स में SGPGI के हेड को
अभी 2 महीना पहले शामिल किया गया है जी। जहाँ पे कि SGPGI में जाके हमारे इतने बड़े बड़े यहाँ के जितने डॉक्टर थे, डॉक्टर आज़मी और ये TP शाही साहब, सबकी डेथ PGI में जाके हुई पिछले वेव में। लेकिन इन लोगों ने एक्सपर्ट्स को शामिल नहीं किया। जो ये कौन सा G11 की T11 कौन सी मीटिंग करते थे ये, उस मीटिंग में एक डॉक्टर नहीं था। CMO जो इनके CMOs तो इनके अंगूठे के नीचे रहते हैं, वो क्या फीडबैक देंगे इनको? फीडबैक के लिए आपको एक निडर आदमी चाहिए जो फीडबैक आपको दे सके, और एक्सपर्ट चाहिए जो एक्सपर्ट आपको गाइड कर सके। तो ये तो तरीका रहा इन लोगों का टैकल करने का। ये तो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें देखी, और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को और नाती पोतों को ये बताएंगे कि हम लोग ऐसे पेंडेमिक के दौर में गुजरे हैं जहां हम लोगों को खुद रात भर नींद नहीं आती थी कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो हमारा मरीज़ बेचारा ये बचेगा कि नहीं बचेगा। काफ़ी संवेदनशील स्थिति थी और विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। तो ऐसे में सरकार के प्रति आपके क्या सुझाव हैं? सरकार को क्या करना चाहिए और जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप कि जनता अपने आप को तीसरी वेव से कैसे बचाए? जनता को हम यही सुझाव देना चाहेंगे कि मास्क एक तो सब लोग पहने, दूरी बनाए रखें, जितनी भी जल्दी हो, जितनी भी ज़रूरत आपकी बहुत ज़्यादा हो, तब भी आप एक दूसरे के बिल्कुल दूरी, सामाजिक दूरी जो बनाना ज़रूरी है वो बनाएं, मास्क लगाएं। तीसरी चीज़, वैक्सीन को लेके एकदम भय मत रखिए। वैक्सीन का जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, जहाँ भी मिल रही है, उसको तुरंत जाके लगाएं, क्योंकि वैक्सीन के बाद जो गंभीरता है बीमारी की बहुत कम हो गई है। इसलिए पूरे दुनिया से ये डेटा आ चुका है। तीसरा चीज़ हम ये कहेंगे कि सरकार को जो है एक्सपर्ट्स की बातें सुन के, एक्सपर्ट्स की राय जानते हुए, अपने ऑक्सीजन ऑडिट का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए तरीके अपनाएं, जिससे कि अब जब अगर दूसरी वेव, तीसरी वेव आती है, और आना काफ़ी निश्चित है जी, तो फिर ऑक्सीजन के लिए वो मारामारी, दवाइयों के लिए वो मारामारी और वो बेड्स के लिए वो मारामारी ना हो जो हम लोगों ने अभी अप्रैल और मई में देखा है। ये तो पेंडेमिक की बातें हो गई और जनता के प्रति सुझाव हो गए। कुछ राजनीति की बातें करते हैं, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी की लीडर भी हैं और प्रियंका जी के आने के पहले भी आप कांग्रेस पार्टी में थीं, अब भी हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रियंका जी के यूपी का प्रभारी बनने के बाद से कितना बदलाव आया है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो 150 साल पुरानी पार्टी है, तो किसी के आने जाने से कोई ऐसा बदलाव जो होता है वो तो वो होता है ज़रूर। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा भरी है। प्रियंका जी के स्वयं आके यहाँ पे लीड करने से एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम लोगों के सबका जोश बहुत बड़ा है और संगठनात्मक ढांचे में भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। और गाँव देहात में आप जाइएगा तो आप देखेंगे अभी जो पंचायती चुनाव हुए हैं या अभी जो चल रहा है गांव वगैरह में, उसमें बहुत परिवर्तन आया है, कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है। और प्रियंका जी एक बहुत संवेदनशील महिला हैं, महिला होने के नाते भी और वैसे भी उनकी परिवार की ये परंपरा रही है। तो जहां कोविड के समय में अभी हम लोगों को सब दवाइयों का किट आया है जो वितरण हो रहा है, सैनिटाइज़र के वो आया है, पूरा टैंकर आया है, सैनिटाइज़र वितरण हो रहा है। और कांग्रेस के अंदर एक सेवा का कल्चर राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में आया है, जो सेवा का कल्चर जो है वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रही है और जिसके ज़रिए हम लोग सारे लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर आपने एक बार लोकसभा और एक बार मेयर का चुनाव लड़ा है और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा था बाकी तुलना में देखें, बाकी प्रत्याशियों की तुलना में देखें तो। ऐसे में आपने जो इतनी सेवा की है जनता के बीच, आप बेहद लोकप्रिय भी हैं पहले से भी और इसके बाद आपकी लोकप्रियता निश्चित तौर पर बढ़ी है। तो क्या हम ये मान के चलें कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस आप पर दांव आजमाने जा रही है? देखिए, राजनीति में आने का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति में आने का मकसद है कि जनता को सही सेवा की जो हमारा जो एक मिशन है उसको पूरा करना, कि ताकि हमारी जनता को उसकी संवैधानिक अधिकार मिले, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, वो चुनाव के लिए बड़े हमारा नेतृत्व है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, वो लोग स्वयं अपना फीडबैक लेते हैं और प्रत्याशी का चुनाव वही लोग करते हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जब हाई कमांड कहेगा कि आपको आगे आना है तो हम लोग आगे आएंगे। बाकी हम लोग अब इतना दिनों से हम लोग कांग्रेस पार्टी में ही हैं और कांग्रेस पार्टी के ही रहेंगे, तो हम लोगों के लिए ये बहुत मायने नहीं रखता है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। जो भी कैंडिडेट आएगा उसका हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। और हम तो जनता से यही कहेंगे कि कांग्रेस में जो कल्चर है, जो आइडियोलॉजी है,
जो प्रेम की भावना है, जो सेवा की भावना है, वो किसी पार्टी में नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी जनता से भी और सरकार से भी कि टीके के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैंने अभी देखा 2 दिन पहले आसाम गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सुझाव था कि वेतन के साथ उसको लिंक किया जाए, कोई ना कोई इंसेंटिव के द्वारा लोगों को, जैसे जो युवा है उसको एग्ज़ाम के एंट्रेंस के लिए ये कहा जाए कि अगर आप टीके में टीका लगा है तभी आप एंट्रेंस दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों से अगर इसको लिंक किया जाए तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा एम है कि हम 70-80% लोगों को टीकाकरण कर दें, तभी हम वेव टू वेव हम बच सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई इंसेंटिव से टीकाकरण को लिंक करना चाहिए, और अगर इंसेंटिवाइज होगा तो शायद टीकाकरण और तेज़ी से होगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ गोरखपुर से डॉक्टर सुरहिता करीम। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे समाज के ऐसे ही धरोहरों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।